हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज की क्लास में हम केमिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द मॉलिक्यूल विच हैज़ ओनली वन पाई बॉन्ड। यहाँ पर हमें 4 मॉलिक्यूल्स दिए हैं और उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है। तो देखो, जब भी एक सिंगल बॉन्ड होता है तो ये कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड होता है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। और जब भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो बस इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर में ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स दिए हैं इनमें आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड है। तो देखो, जो फर्स्ट दिया है आपको वो दिया है इथाइन। तो इसमें क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अभी हमने देखा कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उसमें एक सिग्मा होता है, 2 पाई होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि उसने आंसर में क्या पूछा है आपसे? क्योंकि उसने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये आंसर तो आएगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH। जो ये CHO ग्रुप है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? ये अल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो CHO, तो CHO को हम ऐसे भी लिखते हैं। ये एक्चुअल में CHO शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, बट इसका जो रियल वे होता है या फिर जो बॉन्ड बनाता है ये वो इस तरह से बनाता है। तो देखो, ये ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ। तो अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड तो यहाँ पर आ जाएगा और एक पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो इसमें भी 2 पाई बॉन्ड हो गए, तो ये आंसर भी नहीं होगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखो, यहाँ पर आपको क्या दिया है? सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है और एक ही डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा? एक सिग्मा और एक पाई हो जाएगा। तो बस यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, एक बार नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, इसमें CH में CH डबल बॉन्ड CH, एक पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और एक पाई बॉन्ड कहाँ पर आ जाएगा भाई? C डबल बॉन्ड OH। ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है COH, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड OH। तो देखो, एक पाई बॉन्ड तो यहाँ आ गया इसमें, इस फंक्शनल ग्रुप में, और एक पाई बॉन्ड यहाँ आ गया। तो इसमें भी कितने पाई बॉन्ड्स हो गए? 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई? आयुपैक नेम पूछा है, नॉमेनक्लेचर पूछा है। तो यहाँ पर देखो, हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। तो जो यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे, ये तीनों ग्रुप्स दिए हैं उनमें से फर्स्ट प्रायोरिटी होगी CN ग्रुप की। तो देखो, CN ग्रुप की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्राइल। ठीक है, इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? नाइट्राइल। अब देखो, अगर इस ऑर्डर में जब हम जाते हैं, ठीक है, नंबरिंग करते हैं भाई, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया, यहाँ पर सेकंड कार्बन होगा, फिर ये 3 होगा, 4 होगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए? दूर हो गए। लेकिन हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा है कि हम प्रायोरिटी देने के बाद इस तरह से चलते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले? लीस्ट नंबरिंग मिले। तो यानी कि हमें इस ऑर्डर में नहीं जाना है। किस ऑर्डर में चलना है? इस ऑर्डर में चलना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? CN ग्रुप को। फिर अब ये क्या हो जाएगा? ये 2 पोजीशन पे आ जाएगा और ये 3 पे आ जाएगा। तो अब देखो, वैसे जो OH ग्रुप होता है ये कौन सा ग्रुप होता है? अल्कोहल। लेकिन इसको हम तब यूज़ करते हैं, अल्कोहल का ओल, अल्कोहल का ओल हम तब यूज़ करते हैं जब ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है। बट यहाँ पर तो जो प्राइमरी बन रहा है वो क्या बन रहा है? CN। और ये OH जो ग्रुप है ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी। और सेकेंडरी जब होता है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोक्सी। ठीक है, और ब्रोमीन का तो ब्रोमो रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? CN ग्रुप है और 2 पे ब्रोमो गया है और 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है। अब क्या देखते हैं हम? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखते हैं, इन दोनों में से डिसाइड करेंगे। ये तो चेन के साथ ही जाएगा, ये तो लास्ट में। ठीक है, तो ये तो बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। बट अब इन दोनों में से, OH और ब्रोमीन में से, हाइड्रोक्सिल और ब्रोमीन में से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो कौन आता है अल्फ़ाबेटिकली पहले? ब्रोमो। तो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट नोमेनक्लेचर होगा वो होगा 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 2.2 इंटू 10⁻11 मीटर। एक फोटोन है और उस फोटोन की वेवलेंथ दी हुई है आपको, क्या दी है? 2.2 इंटू 10⁻11 मीटर। और H की वैल्यू दी हुई है। H क्या होता है भाई? प्लैंक कांस्टेंट होता है। क्या वैल्यू होती है इसकी?
6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। देन मोमेंटम ऑफ फोटोन, और फिर मोमेंटम पूछा है आपसे उस फोटोन का। देखो फोटोन के लिए आपको वेवलेंथ दी हुई है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, मोमेंटम पूछा है। तो ये क्वेश्चन जो है ये डी ब्रोगली इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो जो डी ब्रोगली इक्वेशन होती है वो क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू में एच अपॉन में एम वी। अब ये एम वी क्या है, यहाँ पर एम वी क्या होता है, मास है और ये वेलोसिटी है। इन दोनों के प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। तो यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू में क्या हो सकता है, एच अपॉन में पी भी हो सकता है। भाई पी क्या है, मोमेंटम। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने पी पूछा है। तो अब क्या हो जाएगा, ये पी तो इधर चला जाएगा और लैम्डा की वैल्यू इधर आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी इज इक्वल टू में एच अपॉन में लैम्डा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपको एच भी गिवन है और लैम्डा भी गिवन है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 6.6 इंटू 10⁻⁻44, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, वेवलेंथ की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके कितना आ गया यहाँ पर 3, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। जब ये पावर ऐसे ऊपर जाएगी तो ये जो नेगेटिव पावर है क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होकर क्या आ जाएगा भाई, -34। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड। तो ये क्या हो जाएगा, -34 + 11। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, माइनस का 23। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻23। अब हम चेक करेंगे कौन से ऑप्शन में ये गिवन है। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है भाई आपको, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज -E। आपको एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी दी हुई है। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है और उसके लिए आपको एनर्जी बताई हुई है, E3 की वैल्यू आपको बोल रखा है उसने क्वेश्चन में कि वो -E है। और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी पूछी है, यानी कि E1 की एनर्जी पूछी है। हम सबसे पहले अब ये देखेंगे कि एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो वो क्या होता है, En इज इक्वल टू में -13.6 Z² अपॉन में N², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये वैल्यू होती है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो Z है, यहाँ पर Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ पर ये तो बताया नहीं है कि कौन सा एटम है। ठीक है, तो इसलिए Z को तो हम छेड़ेंगे नहीं यहाँ पर। फिर क्या है, N की वैल्यू है। N की वैल्यू कौन सी है, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है। ठीक है, कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगी, N की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम E3 कैलकुलेट करेंगे और E1 कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों का रेशो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं E3 की वैल्यू क्या होगी, इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, E3 आपको -E गिवन है, तो -13.6 Z² अपॉन में N²। N की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर होगा 9। ऐसे ही E1 कैलकुलेट करेंगे। E1 क्या हो जाएगा, -13.6 Z² अपॉन में फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगी, N की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर इज़ 1। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस का, इन दोनों एनर्जीज़ का क्या लेना है आपको, रेशो लेना है। तो क्या हो जाएगा, -E3 के लिए मैं यहाँ पर E ही लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये E ही गिवन है, और अपॉन में E1 इज इक्वल टू में, ये देखो दोनों में ही सेम आ रहा है, -13.6 Z²। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, -E क्या हो जाएगा, 1/9 अपॉन में 1। तो जब इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा -E अपॉन में E1 इज इक्वल टू में 1/9। फिर आगे जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा E1 इज इक्वल टू में, ये 9 इधर चला जाएगा क्रॉस में, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9E। तो ये क्या आ गई, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम ऑप्शन देखते हैं। तो कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ये डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ अ सोल्यूट देयर इज। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोलालिटी दी हुई है। मोलल का क्या मतलब है, मोलालिटी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको ये बताया हुआ है कि सॉल्यूशन की जो मोलालिटी है वो क्या है, 1 मोलल। और मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए हैं, वो क्या दिए हैं आपको, मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए हमने यहाँ पर एन यूज़ किया है, एन से डिनोट कर रहे हैं। वो आपको दिया है 0.5।
और यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पूछा है क्वेश्चन में कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बतानी है कि भाई कितने सॉल्वेंट के अंदर ये मोल्स इतने प्रेजेंट है और जब सॉल्यूशन की मोलालिटी इतनी है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वेट लेते हैं हम, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपको ये किलोग्राम में गिवन है तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर आपको ये ग्राम में गिवन होता है तो फिर ये फॉर्मूले में हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। देखो मोलालिटी आपको क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 1 मोलर, तो यहाँ पर एम के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू में मोल्स कितने दिए हुए हैं भाई 0.5 अपॉन में डब्लू, ये कैलकुलेट करना है और मल्टीप्लाई में 1000। ठीक है, देखो वेट ग्राम में होता है और ये जो ml आता है ये इन केस ऑफ मोलारिटी आता है, क्योंकि मोलारिटी में हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पर। लेकिन जो मोलालिटी होती है, मोलालिटी में हम यहाँ क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये W इधर चला जाएगा, तो W इज इक्वल टू में इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पूरा कैंसिल होके कट पिटा के कितना बच जाएगा 500 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 250 ml of a sodium carbonate solution contains 2.65 gram of Na2CO3. If 10 ml of this solution is diluted to 1 liter, what is the concentration of resultant solution? अब देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन पूछी उसने सॉल्यूशन की, तो यानी कि उसने क्या पूछा है आपसे, मोलारिटी। क्या पूछा है उसने, मोलारिटी पूछा है। और मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं 1000। ठीक है, लीटर के लिए वही, अगर आपको वॉल्यूम ml में गिवन होता है तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर लीटर में गिवन होता है तो यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ v की वैल्यू ही पुट कर देते हैं जो भी आपको दी हुई है। तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में मोल्स तो हमें पता नहीं है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो उसने डायरेक्ट हमें मोल्स बता दिए थे, तो यहाँ पर उसने मोल्स तो बताए नहीं है। उसने क्या बताया है, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 250 ml, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। लेकिन मोल्स तो हमें पता ही नहीं है मोल्स क्या है, तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स कैलकुलेट करते हैं गिवन मास। गिवन मास को हम छोटे m से स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और मोलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो आपको क्वेश्चन में 2.65 ग्राम दिया है, तो यानी कि इसका मतलब आपको मास तो गिवन है। तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो मास कितना दिया हुआ है आपको 2.65, तो यहाँ पर लिखा हमने 2.65 अपॉन में मोलर मास। तो मोलर मास जब हम Na2CO3 का कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, वो कितना दिया हुआ है 106। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, अगर ये नहीं भी दिया हुआ होता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली इनके मास को ऐड कर देते हैं कि सोडियम में कितने मास हैं, प्लस में कार्बन में कितने मास है और ऑक्सीजन में, तो इस तरह से मोलर मास आ जाता है। तो मोल्स की वैल्यू क्या आ गई, मोल्स ऑफ सोल्यूट की ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इस वैल्यू को तो यहाँ पुट कर देंगे, वॉल्यूम के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 250, क्योंकि आपको सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है 250 ml और इनटू में 1000। तो ये सारी वैल्यूज़ को जब आप पुट करोगे यहाँ पर, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी 2.65 अपॉन में 106 इंटू में 1 अपॉन में 250 इंटू में 1000। ये इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तब ये ऐसा आ जाएगा, और ऐसा आने के बाद जब इसे सॉल्व करोगे तो पूरा ये कैंसिल होके कट पिटा के लास्ट में 0.1 मोलर बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, उसने पूछा है कि अगर मैं 10 ml सॉल्यूशन को कितना डाइल्यूट कर दूँ, 1 लीटर बना दूँ। ठीक है, 10 ml सॉल्यूशन को हमने कितना बना दिया, 1 लीटर बना दिया। तो अब जो नई मोलारिटी आएगी वो क्या बनेगी, ये पूछी है उसने। तो हमने पहले वाली मोलारिटी तो कैलकुलेट कर ली, वो कितनी आई है भाई, ये आई है 0.1। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो M1 हो गया वो क्या हो गया 0.1, और जो इसके लिए V1 होगा, वॉल्यूम होगा, वो कितना है 10 ml, और M2 उसने पूछा है हमसे क्वेश्चन में, और जो V2 है भाई सॉल्यूशन हमें कितना बनाना है 1 लीटर, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट करके लिख देते हैं, ml में ही ml में ही लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सॉल्यूशन जो दिया हुआ है ये भी ml में दिया हुआ है। आप चाहो तो इसे लीटर रहने दे सकते हो, इस 10 ml को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर इसको जो आपको यहाँ पर 1 लीटर दिया हुआ है इसको ml में लिख सकते हो। तो अब ये मोलारिटी इक्वेशन होती है, क्या होती है, M1 V1 इज इक्वल टू में M2 V2। तो M1 कितना है यहाँ पर 0.1, और V1 कितना है यहाँ पर 10 इज इक्वल टू में M2 कैलकुलेट करना है, और V2 कितना है 1000।
तो हमारी जो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.001 मोलर। तो जो नई मोलारिटी आ गई जब हमने सॉल्यूशन को 10 ml से 1 लीटर बना दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया, तो जो नई मोलारिटी आई है वो आ गई हमारी 0.001 मोलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एलिमिनेशन ऑफ HBr फ्रॉम 2 ब्रोमोब्यूटेन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। हमें 2 ब्रोमोब्यूटेन का एलिमिनेशन रिएक्शन करना है और फिर मेजर प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा होगा, कि डोमिनेट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो ये रिएक्शन जब एलिमिनेशन रिएक्शन हम करते हैं तो वो अल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 ब्रोमोब्यूटेन बनाते हैं कि ये होता क्या है। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूट से क्या पता चल रहा है कि ये 4 कार्बन की चेन है। तो हम यहाँ पर पहले 2 ब्रोमोब्यूटेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 2 पोजीशन पे ब्रोमो लगा है तो ये 2 पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप आ गया। अब बाकी कार्बन पे क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी पूरी कर देंगे। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो उसके बेसिस पे हमने इनके सारे हाइड्रोजन लगा दिए। अब क्या है देखो, जिस भी कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा होता है वो उसके साथ वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। तो देखो यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन है, एक ये और एक ये। तो जो एलिमिनेशन होगा हाइड्रोजन का वो इन्हीं अल्फा कार्बन पे से होगा, यानी कि एक इस पे से और एक इस पे से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। तो अब यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट करेंगे और एक बार यहाँ से, और फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर हम दोनों पॉसिबिलिटी ड्रॉ करते हैं इसकी कि कौन सा होगा। तो जब यहाँ से इस वाले पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और यहाँ से ब्रोमीन जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2। इस पोजीशन से ब्रोमीन गया है तो ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, CH डबल बॉन्ड, और इस पोजीशन से हाइड्रोजन गया है तो ये क्या हो गया, CH2। अब जब इस पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो क्या प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, CH3। यहाँ से एक हाइड्रोजन गया है तो ये क्या हो जाएगा, CH, और ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन यहाँ से बॉन्ड दोनों ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स बन गए यहाँ पर। अब 2 प्रोडक्ट बन गए तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है। तो अब वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो हम डिसाइड करते हैं सेटजेफ रूल से। तो सेटजेफ रूल क्या कहता है, सेटजेफ रूल ये कहता है कि जो भी अल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है, यानी कि जिस भी अल्कीन पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, वही वाली अल्कीन क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है और वही मेजर प्रोडक्ट भी होता है। तो यहाँ पर देखो इस कार्बन पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो इस कार्बन पे तो क्या है देखो 2 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पे क्या है, 1 हाइड्रोजन है, और ये पूरा क्या है, एक अल्काइल ग्रुप्स लगा हुआ है। अब अगर इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे देखें तो एक तो देखो हाइड्रोजन है और एक क्या है, अल्काइल ग्रुप है, और ऐसे ही सेम इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक अल्काइल ग्रुप है। तो दोनों में से कौन से अल्कीन पे अल्काइल ग्रुप ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो कौन से अल्कीन पे है, इस वाली अल्कीन पे। तो यही क्या है, इसका मेजर प्रोडक्ट। तो इसका अगर हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो वो क्या होगा, इसका देखो 4 कार्बन की चेन है और 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूट 2 ईन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। देखो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं प्रॉपर्टीज, उन्हें ही हम क्या बोल देते हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। देखो जैसे क्लॉक होती है, क्लॉक में आपको पता है कि पूरे 1 आवर के बाद ही जो निडल होती है क्लॉक की, वॉच की जो निडल होती है, सुई जो होती है, वो पूरे 1 घंटे के बाद 60 मिनट्स के बाद ही दोबारा से 12 पे आती है। तो वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक फंक्शन है, कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है। तो ऐसे ही क्या होता है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें भी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पीरियोडिसिटी को शो करती हैं, कि पीरियोडिक फंक्शंस होती हैं वो कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक फंक्शन है और कौन सी नहीं है। तो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये होती है पीरियोडिक फंक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी होती है। एटॉमिक रेडियस, ये भी होती है। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखो सारे एलिमेंट्स में, सारे एटम्स में अलग अलग होते हैं, तो इनका रेशो जो है वो कोई पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कि ओजोन लेयर के डिप्लीट होने के, डिस्ट्रॉय होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स।
क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के साथ? देखो जो एटमॉस्फेयर में हमारे गैस प्रेज़ेंट होती है, उस गैस के साथ ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होके ये क्या करते हैं, ऊपर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में जहाँ पर ओज़ोन लेयर होती है और वहाँ पर जाकर क्या होती है ओज़ोन लेयर सन की रेज़ से क्या होता है, सन की रेज़ से यूवी रेज़ आती हैं। तो वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो एटमॉस्फेयर से जो नॉर्मल गैसेज़ थी उनके साथ वो एटमॉस्फेयर में चले गए ऊपर, वहाँ पर क्या होता है यूवी रेज़ आती हैं जो वो इनके साथ रिएक्शन करती है और वो रिएक्शन करके क्या करती है क्लोरीन एटम बना लेती है। तो ये जो क्लोरीन एटम होता है ना, ये उस ओज़ोन के साथ क्या करता है रिएक्ट करता है और यही रीज़न होता है वो डिप्लीट होने लग जाती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि कौन-सा एटम रिस्पॉन्सिबल होता है ओज़ोन लेयर के डिप्लीशन के लिए या फिर डिस्ट्रॉय होने में। तो याद रखना आपको अगर कोई ऐसे पूछता है कार्बन है ऑप्शन में होता है तो फिर ये आंसर आएगा, अगर एटम पूछा जाता है तो वो क्लोरीन एटम आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स एटमॉस्फेयर कंटेन ओजोन? ये पूछा है, हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स होती हैं। तो जो लेयर्स होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ओजोन लेयर कौन से लेयर में या फिर कौन से जोन में आती है। तो ये कौन से जोन में आती है भाई, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 वाज कॉज्ड बाय? कि जो भोपाल गैस एक ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, एक वहाँ पे पेस्टिसाइड प्लांट था, तो वहाँ पर एक ब्लास्ट हो गया था या फिर लीकेज ऑफ गैस इस तरह से। तो वो पूछा है कि कौन से केमिकल की वजह से हुआ था, तो वो कौन से केमिकल की वजह से हुआ था, वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या हुआ था वहाँ पर, जो मिथाइल आइसोसाइनेट के जो टैंकर थे, उन टैंकर्स में किसी तरह से पानी चला गया था, तो वो फिर जब पानी के साथ इस केमिकल की मिथाइल आइसोसाइनेट की रिएक्शन हुई तो वो बहुत ही एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन थी और उन टैंकर्स का क्या हो गया, प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और फिर वहाँ पे लीकेज होना स्टार्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? कि बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट होता क्या है? तो बायोगैस वैसे क्या होती है भाई, ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी हमारे होते हैं उनका डिकम्पोजिशन जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं तो उससे क्या होती है गैस प्रोड्यूस होती है, उसी गैस को हम क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। तो बायोगैस के जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो दो होते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। लेकिन अगर इन दोनों में से भी कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा जो मेजर होता है वो कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है, वो होता है मीथेन और सेकंड नंबर पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन अप्रोक्सीमेटली 75% होता है बायोगैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट सेट ऑफ स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोकेमिकल स्मोक? हमें यहाँ पर ये कुछ गैसेस दी हुई हैं और ये पूछा है कि इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोकेमिकल स्मोक के लिए। तो जो इसके प्राइमरी कोज होते हैं, जो प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के, वो होता है एक तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स में भी NO2। ठीक है, और फिर और कौन होता है साथ में, और होता है ओजोन और होते हैं हाइड्रोकार्बन्स और ऐसे कंपाउंड भी जिनमें CHO ग्रुप लगा होता है, अल्डिहाइड ग्रुप वाले कंपाउंड्स भी। तो यहाँ पर हम यही चेक कर लेंगे कि ये सारे कहाँ पर हैं और फिर उसी से आंसर आ जाएगा। तो देखो हाइड्रोकार्बन तो चारों ही ऑप्शन में है, तो इससे तो हम पता नहीं कर सकते हैं। फिर देखेंगे हम कि NO2 कौन से में है, क्योंकि NO2 तो प्राइमरी कॉज है। तो NO2 देखो यहाँ पर आपको कौन कौन से ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट में है और सेकंड में है, यानी कि डी ऑप्शन तो कट हो जाएगा, इन बाकी के तीनों ऑप्शंस में आपको दिया है। फिर देखो यहाँ पर N2 जो होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, तो ये कोई कॉज नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। फिर सेकंड ऑप्शन में देखो आपको क्या दिया है, CO2 दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कोई कॉज नहीं होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं दो और ओजोन है और हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है और ये एचटेट के एग्जाम में इस साल भी आया था और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में भी है और ये क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। फोटोकेमिकल स्मोक वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके कंपोनेंट आपको जरूर ध्यान रखने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। तो देखो ओजोन होता है इसका कंपोनेंट, एक्रोलीन भी होता है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी होता है, अभी हमने देखा नाइट्रेट का नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में आपको पैन भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, ऑप्शन में, तो ये ध्यान रखना। इसका राइट आंसर जो होगा, यानी कि जो इसका कंपोनेंट नहीं होता है वो कौन नहीं होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज? हमें यहाँ पर ये 4 स्टेटमेंट दी है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। फर्स्ट है एसिड रेन इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ ऑक्साइड्स नाइट्रोजन एंड सल्फर, कि जो एसिड रेन होती है वो नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड्स की वजह से होती है, ठीक बात है।
नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ये बात भी ठीक है। फिर डी ऑप्शन क्या दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और जो सी ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपको जो दी हुई है वो दी हुई है सी ऑप्शन। क्या दिया हुआ है, ओजोन लेयर डज नॉट परमिट आईआर, आईआर मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस फ्रॉम द सन टू रीच अर्थ। यहाँ पर आईआर रेज नहीं होती है, कौन सी रेज होती हैं, यूवी रेडिएशंस होती है। तो इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। तो देखो इसमें यहाँ पर आपको ऑप्शन में चारों हैलाइड्स आयन ही दिए हैं और ये पूछा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक है, बेसिक इन नेचर है। तो देखो बेसिक कौन होते हैं, बेसिक नेचर कौन शो करते हैं, जिनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि जो जितने अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वही ज़्यादा बेसिक होते हैं। तो देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। पहले एक बार इनका ऑर्डर लिख लेते हैं साइज़ का कि ये ग्रुप में कैसे होते हैं। तो ये होते हैं ऐसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, इनका साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है इनका जो वैलेंस शेल होती है वो क्या होती जाती है, इनकी इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, तो वैलेंस शेल क्या होती है, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होती रहती है, जिस वजह से इनका साइज़ डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आयोडीन का साइज़ सबसे ज़्यादा है और फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मोस्ट बेसिक कौन सा हैलाइड आयंस है, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। देखो आपको एक छोटा सा पार्क है और उस पार्क में एक बॉल है, वो फाइंड आउट करनी है। और एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है और इस प्लेग्राउंड में एक बॉल रख दी है, वो फाइंड आउट करनी है। तो अब बताओ दोनों में से कौन से रीजन में आप इजीली उस बॉल को फाइंड आउट कर सकते हो, आराम से कौन से रीजन में ढूंढ पाओगे, छोटे पार्क में या फिर बड़े से प्लेग्राउंड में। हम इजीली कहाँ से ढूंढ पाएंगे बॉल को, कहाँ से भाई, जो छोटा एरिया है। तो यानी कि इसके अंदर क्या है, बॉल इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज़्यादा होगी, जिसका साइज़ छोटा होगा। और जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोटे साइज़ होने की वजह से क्या होगा, यानी कि वो आराम से अवेलेबल होगी डोनेशन के लिए। तो यानी कि यहाँ पर जो सबसे अच्छा बेसिक करेक्टर शो करेगा वो कौन करेगा, फ्लोराइड आयन। भाई आयोडाइड का साइज़ क्या हो जाएगा, आयन का बड़ा हो जाएगा। तो जो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, पूरे साइज़ पे क्या रहेगी, स्प्रेड रहेगी। ठीक है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। जबकि फ्लोराइड आयन है तो छोटे से रीजन में क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। तो ये क्या है, आराम से इजीली अवेलेबल हो जाएगी फॉर डोनेशन। तो इसीलिए जो बेसिक करेक्टर सबसे ज़्यादा शो करेगा वो कौन करेगा, फ्लोराइड आयन।